आज तक आप लोगों ने बहुत से ऐसे केस भी देखा होगा, सुना होगा, जहां पुलिस के ऊपर ही इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस एक पार्टी से दूसरे पार्टी को बचाने के लिए घूस लेती है, पैसे लेती है और फिर उनको छोड़ देती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने और बताने जा रहा हूं, यहाँ पे कातिल ही पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि पुलिस जानबूझकर उसको फंसाई है और जानबूझकर उससे कबूल करवाया है और इसके लिए उससे मोटा पैसा भी दिया गया है। और बाद में वही कातिल कोर्ट में भी पहुंच जाता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद ह्यूमन राइट कमीशन को भी एक लेटर लिखता है और बाद में मुझे 1 लाख रुपए उस कातिल को देना पड़ता है। और उल्टा जितने भी पुलिस वाले इस केस में रहते हैं सब कोई सस्पेक्ट बन जाता है, सब कोई मतलब घेरे में आ जाते हैं, सब कोई संदेह के घेरे में आ जाते हैं। अब उनके पे ही पुलिस वाले, सीबीआई वाले, जितने लोग रहते हैं सब उन पे शक करने लगते हैं। तो चलिए उस कातिल के बारे में बताएंगे जो कातिल बहुत चालाक था, जिसने सीबीआई और पुलिस को भी चकमा दे दिया था। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये बेंगलोर से शुरू होती है। बेंगलोर में ही एक लड़की जिसका नाम पायल सुरेखा होता है, जो असम की रहने वाली रहती है, वो बेंगलोर में ही पढ़ाई किया करती थी। और एक और लड़का रहता है जिसका नाम आनंद होता है, जो कि उड़ीसा का कटक का रहता है। दोनों पढ़ाई करते करते कब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद कब इन दोनों में प्यार हो जाता है, इनको मालूम नहीं चलता है। एक दिन दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग शादी करेंगे, लेकिन दोनों के घर वाले शादी के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो आनंद रहता है उसके माँ भी पुलिस अधिकारी रहती है और पिता भी इंस्पेक्टर होते हैं, यानी कि पुलिस में वो भी होते हैं। अब माँ और पिता दोनों रहते हैं, वो भी अच्छे घर से आता है। आज जो सुरेखा पायल रहती है एक बिजनेस घर से रहती है। बाद में दोनों के घर वाले नहीं मानते हैं, लेकिन एक दिन आनंद और सुरेखा दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये लोग डायरेक्ट कटक पहुंच जाते हैं। और कटक पहुंचने के बाद जैसे आनंद पायल को घर लेके जाता है तो घर वाले पहले तो गुस्सा रहते हैं, लेकिन बाद में उस लड़की के चाल चलन उसको देखकर वो लोग पिघल जाते हैं और उसको माफ कर देते हैं और उस लड़की को अपना लेते हैं। बाद में जो आनंद होता है उनका बेटा जो शादी किया रहता है वहीं पे एक जिम ट्रेनिंग का सेंटर खोल लेता है और अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं, पैसे भी कमाई होने लगते हैं। लेकिन इधर जो पायल सुरेखा रहती है उसे बेंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी, जो अच्छी कंपनी, वहाँ से ऑफर आता है कि तुम जो पढ़ाई की हो उसके लिए एक अच्छा जॉब मिल रहा है, तुम क्या करना चाहती हो। पायल अपने घर में पूछताछ करती है, घर वाले भी सब लोग हामी भर देते हैं और पायल बेंगलोर आ जाती है। अब बाद में जो कटक का जो जिम सेंटर रहता है, अब वो कहता है कि आनंद मैं भी इधर ही आ जाऊंगा बेंगलोर में, और बेंगलोर में आने के बाद मैं भी इधर ही एक जिम सेंटर और खोल लेंगे और उसको भी चलने देंगे। बाद में आके पायल सुरेखा अपने कंपनी में काम करने लगती है और काम करने के बाद वो भी इधर जिम ट्रेनिंग खोल लेता है, जिसका देख रेख पायल सुरेखा ही किया करती थी। एक बार ऐसा आता है कि शाम से सुबह हो जाता है। सुबह के टाइम में जब आनंद पायल सुरेखा को बार बार फोन कर रहा होता है तो पायल सुरेखा फोन नहीं उठाती है, और उसके बीच में वो इधर आया जाया भी करता था बेंगलोर। पायल सुरेखा कई बार फोन करने के बाद फोन नहीं उठाती है, तो वो उसके बाद जो लैंड मालिक रहता है, जो उस घर का मालिक रहता है, यानी कि दिसंबर 2010 की ये बात है, जब मालिक को फोन करके कहता है कि जाकर देखो ना क्यों नहीं सुरेखा फोन उठा रही है, मैं फोन कर रहा हूँ। मालिक कहते हैं ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। वो जाते हैं, बहुत बार बेल बजाते हैं, कोई अंदर से रिप्लाई नहीं देता है। फिर वो डुप्लीकेट चाबी ला के खोलते हैं और खोलने के बाद जैसे घर के अंदर जाते हैं वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं और आनंद को कहते हैं कि घर में चारों ओर खून पड़ा है और सुरेखा की लाश जमीन पर पड़ा है। पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। बेंगलोर में एक जगह है जेपी नगर, वहीं के एक पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं जिनका नाम उमेश रहता है, जिनकी ड्यूटी उस टाइम मंदिर के किधर कोई फंक्शन आता है वहाँ पे लगा रहता है। उनको फोन जाता है, तुरंत वो मौके पर पहुँचते हैं और फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है। तुरंत वहाँ से बॉडी को डीएनए का जो भी मतलब चीज़ मिलता है, बाल वगैरह सब चीज़ लेके वो लोग कलेक्ट करके लेके जाते हैं। अब पुलिस के सामने सबसे पहला सस्पेक्ट उसका पति आनंद रहता है, क्योंकि तब तक आनंद के भी माता पिता और सुरेखा के माता पिता बेंगलोर पहुंच गए रहते हैं। और बेंगलोर पहुंचने के बाद सुरेखा का माता पिता खुद कहते हैं कि कोई और नहीं, हमारा
जो दामाद है वही कातिल होगा, क्योंकि हम लोग पहले बोले थे कि यहाँ पे शादी नहीं करना। अब पुलिस आनंद तस्से से पूछताछ करते, उसकी मोबाइल हिस्ट्री, उसकी सीबीआर, हर चीज़ निकालते, पता चलता है कि वो तो बेंगलोर में था ही नहीं। अब पुलिस को कुछ और समझ में आता नहीं है। फिर वो आनंद से पूछती है कि बताओ छोटी बहुत गलती कुछ भी हुआ तो बताओ यहाँ पे। वो बोलता है ज़्यादा किसी से नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले ही एक जो हमारा जिम ट्रेनर हुआ करता, जो कटक का था, जो भी बेंगलोर में काम किया करता था, वो महिलाओं को गंदी नज़र से देखता था और पैसे की हेरा फेरी करता था मेरा जिम ट्रेनिंग में। वहाँ पे फिर पायल सुरेखा जो मेरी पत्नी थी वो उसको निकाल दी थी, बस यही बात है और कुछ नहीं है। उसके बाद जब उसका नंबर, कॉल हिस्ट्री, कॉल लोकेशन चेक होता है तो पता चलता है जिस रात को, जिस दिन मर्डर हुआ रहता है, उस दिन उसका मोबाइल का लोकेशन उसी टावर से एक्टिव था जिस टावर से सुरेखा का भी मोबाइल टावर एक्टिव था, मतलब उसी एरिया में था। अब पुलिस पता लगाती है, बाद में पता चलता है कि जो जिसका नाम ये लोग बता रहे हैं उसका नाम जेम्स रे है। पुलिस उसका सब बैकग्राउंड पता करती है, फिर बाद में पता चलता है तो हैदराबाद में काम करता है। पुलिस हैदराबाद आती है और हैदराबाद से जेम्स रे को उठाती है और ले जाने के बाद बेंगलोर अच्छे से पूछताछ करने लगती है। जेम्स रे पहले तो कुछ नहीं बताता, बाद में अपना मुंह खोल देता। जेम्स रे कहता है कि हाँ मैंने ही मारा है, मैंने ही उसका कत्ल किया है। पुलिस वाले पूछते हैं बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मैं इसके जिम ट्रेनिंग में काम करता था, लेकिन बाद में उन्होंने मेरे को घर वहाँ से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम औरतों से छेड़खानी करते हो, महिलाओं से छेड़खानी करते हो, पैसे की हेर फेरी है। और मैं हैदराबाद चला जाता हूँ। हैदराबाद जाने के बाद मुझे जॉब नहीं मिल रहे थे, कहीं पर मैं भटक रहा था। फिर आनंद का एक जो दोस्त था, इंच का दोस्त था, वो एक दिन मेरे को मिल गया। मिलने के बाद मैं बोला यार मेरे को जॉब को दिलवा दो, और मैं यहाँ पे काम करता था, लेकिन उन लोगों ने मेरे को निकाल दिया। वो कहता चलो आनंद से बात करेंगे, लेकिन आनंद तो बेंगलोर में रहता नहीं है। वो डायरेक्ट जाता है और उसकी पत्नी सुरेखा जो पायल होती है उसके रूम पे लेके चला जाता है। सुरेखा पायल जैसे रूम खोलते चीखने चिल्लाने लगती है कि इसको लेके यहाँ पे क्यों आए, ये अच्छा आदमी नहीं है। जो लेके गया तो उसको बोलने लगी, फिर वो दोनों लोग वहाँ से चले गए, यानी कि उसका हेल्प नहीं की। अब इसी बात पर जेम्स रे वापस आता है, और वापस आने के बाद उसके अंदर अब बदला लेने की भावना जाग जाती है। वो अगले दिन बस पकड़ता है, और बस पकड़ने के बाद जाता है और पायल सुरेखा के बेड डोल बजाता है घर का दरवाजा का। जैसे पायल सुरेखा घर दरवाजा खोलती है, तुरंत अंदर चाकू लेके बेरहमी से चाकू पे वार करने लगता है। फिर वहां से कत्ल करने के बाद वो हैदराबाद आ जाता है। यानी कि जो इंस्पेक्टर रहते हैं उमेश, उनको पूरा जुर्म कबूल कर लिया है। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करके उसको सजा दी जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में डालने के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद, जो जेम्स रहता है वो एक लेटर लिखता है जो पायल रहती है उसके पिता को, और कहता है कि ये खून मैंने नहीं किया, मर्डर मैंने नहीं किया है, ये खून आपका दामाद ने किया है, और उसके माता पिता दोनों पुलिस में अधिकारी हैं, इसके लिए पुलिस यहाँ पैसा लेके दबा रही है और मैंने कुछ नहीं किया है। और एक कॉल हिस्ट्री भेजता है, कोई पेपर वगैरह। अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी का कातिल मिले तो आप लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और उस कातिल को जो बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ उसको पकड़वाइए। अब सुरेखा का माता पिता डायरेक्ट कर्नाटक बेंगलोर आ जाते हैं। बेंगलोर आने के बाद वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगते हैं और हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहते हैं कि साहब जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा है वो आदमी तो है ही नहीं, और इसमें पुलिस का रोल है, जो इंस्पेक्टर वो पैसे खाया हुआ है, क्योंकि जो उसका पति था उसी ने खून किया और उसके माता पिता भी पुलिस वाले हैं और उनका पहुंच ज़्यादा है, इसके लिए उस आदमी को जेल में डाला जाए, जो पकड़ा गया वो तो कातिल है ही नहीं। अब तुरंत कोर्ट उसको सस्पेक्ट मांगने लगती है, जो वहाँ का इंस्पेक्टर होता है उमेश, और उमेश को सस्पेक्ट मांगने के बाद उससे पूछताछ होने लगती है। उसका बैंक डिटेल, कॉल हिस्ट्री, कब ये कितनी बार कटक में बात किया है कि नहीं किया है, इसके दोस्त में, फ्रेंड में किसके पास पैसा फिलहाल दिसंबर से आया है या गया है, कुछ ट्रांजेक्शन, जिससे इस पर शक होने लगता है। और फिर उसके पति आनंद पर भी पूछताछ होने लगता है। और जो अंदर आता है उसके बाद उसके माता पिता जाकर उससे भी मिलते हैं, पूरा कहानी बता देता है, सुना देता है। ऐसे कर करके ये 2010 में मर्डर हुआ था, जनवरी 2011 आता है। पायल सुरेखा के घर वाले कोर्ट में कहते हैं कि ये पुलिस से कुछ भी नहीं हो सकता है, सीबीआई को ये केस दे दिया जाए और सीबीआई से जांच कराया जाए। तब 2011 के नवंबर में ये फैसला कोर्ट आता है कि सीबीआई को केस दे दिया जाए। सीबीआई इस कोर्ट को देखने लगती है और देखते देखते हर एक छोटी बड़ी बारीकी को चेक करने लगती है। लेकिन बाद में एक कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जो अंदर कैदी बैठा रहता है, जो जेम्स रे रहता है, वो उड़ीसा के ह्यूमन राइट्स को एक लेटर लिखता है कि यहाँ की जो सरकारें, यहाँ की जो पुलिस वाले मेरे को मार रही है, पीट रही है और मुझे बचा लो। अब वहाँ का ह्यूमन राइट डायरेक्ट इस स्टेट को एक लेटर भेजती है और 1 लाख रुपए
मतलब मांग करती है उसको मुआवजे के तौर पे। अब इधर उमेश जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको और सदमा लग जाता है कि देखो मैंने बहुत अच्छे से काम किया था, ये तो उल्टा है, अंदर है और सबको फंसा रहा है अंदर से। मतलब एक कातिल जिसके ऊपर इल्जाम लग गया, जिसको जेल की सजा हो गई है, वही पुलिस वाले पे और उसके जो मर गई है बेचारी, जिसका मर्डर हो गया है, उसके पति पे खून मतलब इल्जाम लगा रहा है, पुलिस पे भी लगा रहा है। अब ऐसे करते करते सीबीआई जांच करती रहती है, हर छोटी बड़ी चीज को देखती रहती है। ऐसे करके 2015 आता है, जो सीबीआई के अफसर रहते हैं वो वहाँ से उन लोग का ट्रांसफर हो जाता है, नई सीबीआई वाली आ जाती है। अब नए सीबीआई वाले आते हैं तो कहते हैं सबसे पहले इस कहानी का जो पहला जो मतलब जितने भी सबूत मिले तो सब सबूत देखते हैं। देखने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कुछ तो मिस हुआ है, कुछ गलती हुआ है। क्योंकि जब पहली बार उमेश जब इस केस को देख रहे थे और जब उसके घर पे गए थे तो वहाँ पे दो आदमी जो विक्टिम थे, जो देखे थे, वो लोग बता रहे थे। जो चौकीदार था वो कह रहा था कि वो आदमी जो कातिल था, जो पकड़ा गया था, वो मेरे से पूछ के उस घर में गया था। और एक और आदमी था जिसका नाम रुमलू था, शायद वो भी वहाँ पे था, जिसको थोड़ा बहुत कुछ आवाज़ें सुनाई दिया था और उसको घर से जाते हुए देखा था। अब पुलिस के रिकॉर्ड में मतलब एक चीज़ था। अब दूसरा वाला जो सीबीआई वाले आते हैं तुरंत रुमलू को खोजने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि रुमलू तो वहाँ पे है ही नहीं, वो मुंबई चला गया। फिर कैसे भी मुंबई से उसको बुलाया जाता है, उमेश खुद जाके मुंबई से पता करता है, क्योंकि उसको भी जान के पड़ी हुई इसको ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब पुलिस सबसे पहले फॉरेंसिक टीम का जितना भी मतलब सबूत रहता है उसको चेक करती है। जो बाल मिले रहते हैं वो आनंद से नहीं जेम्स से मिलते हैं। जो वहाँ पे कुछ और भी सबूत रहते हैं वो आनंद से नहीं जेम्स से मिलते हैं। कॉल लोकेशन का मतलब से हिसाब से वहाँ पे जेम्स का बता रहा था, आनंद का तो उड़ीसा में था, वो आनंद यहाँ पे आया ही नहीं था। और उसके बाद उस चौकीदार को बुलाया जाता है। चौकीदार भी कहता है कि हाँ साहब यही है। और जो जो आदमी रुमलू देखा था उसको भी बुलाया जाता है, वही कहता है यही है। यानी कि तीसरी बार तीन चीज़ों की वजह से ये क्लियर होता है कि कातिल जेम्स रे है। क्योंकि फॉरेंसिक टीम से भी आ जाता है, उससे आनंद से कुछ भी नहीं मिलता है। अब जो लोग आदमी लोग चौकीदार और रुमलू देखा रहता है वहाँ के एक आदमी, उसके बाद ये पता चल जाता है। और पता चलने के बाद सोच सकते हैं कि एक कातिल कैसे इतनी बड़ी बड़ी चाल चल रहा था खुद को बचाने के लिए, और कैसे कैसे पुलिस को ही फंसा रहा था। उसके बाद एक केस और चलता है। और 2019 में एक फैसला आता है कोर्ट से कि ये आदमी जो काम किया वो बहुत ही घटना मतलब जिसका कोई ये नहीं है, दिल को झकझोर देने वाला ये कृत्य किया है। कैसे एक महिला का जो बस उसको नौकरी से निकाली थी, उसको चाकुओं से बार बार मारा था, बेरहमी से मार दिया था। इसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और जब तक जिंदा रहेगा उम्र कैद की सज़ा काटता रहेगा। और यहाँ से आनंद और उसके फैमिली का कुछ भी मतलब रोल नहीं रहता है। और उसके बाद इस आदमी को जेल हो जाता था। ये थी कहानी आज की, कैसे एक आदमी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के लिए मतलब उसको क्या लगा यार, उस काम पे नहीं रख रहे, दूसरी जगह उसको काम मिलता है। उसने कुछ गलत किया था तभी तो उन्होंने काम पे उससे निकाला था। लेकिन उसके दिमाग में शैतान सवार हो जाता है और बदला लेने के लिए निकल जाता है और एक खून करता है और अपना पूरा जिंदगी अब जेल में वो सड़ेगा। तो कहते हैं कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, कानून जब पूछती है तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। इसलिए गलत काम करने से पहले 100 बार सोचिए, और अगर आप गलत काम कर दिए तो पुलिस से कभी भी नहीं बच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी सच्ची कहानियों के साथ। हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस एक कहानी को जरिए से आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। आपके भाई को मालूम नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा चक्कर टाइप का आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है। तो बस वीडियो आज के लिए इतना। मेरे भाई अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।